वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस फॉर टू पेयर ऑफ जीन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी undergoes a meiosis then the possible genotype combination of gametes will be। इसमें क्या दिया है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म है जिसका हेटेरोजाइगस टू पेयर ऑफ जीन क्या है, रिप्रेजेंट किससे किया, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया गया है। और उसके अंदर कैसा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। उसके बाद हमें पॉसिबल जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन बताना है, किसका, गैमेट्स का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की आपस में क्रॉसिंग करा लेंगे। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये जो हम क्रॉसिंग बनाने के लिए जो हम स्क्वायर बना रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। तो पुनेट स्क्वायर बना के हम क्रॉसिंग करते हैं। तो हमने दोनों हाइब्रिड के कैरेक्टर को लिख लिया। अब यहाँ लिखते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, नेक्स्ट इज कैपिटल ए स्मॉल बी, नेक्स्ट इज स्मॉल ए कैपिटल बी, नेक्स्ट इज स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे 4 कैरेक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 ही, ये नहीं होगा। यहाँ पे 4 है बट इंडिविजुअल है, वो पेयर्स में प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 ही कैरेक्टर आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, तो कैपिटल ए कैपिटल बी, नेक्स्ट इज कैपिटल ए स्मॉल बी, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, नेक्स्ट इज स्मॉल ए कैपिटल बी, ये हो गया। इसके बाद स्मॉल ए स्मॉल बी, ये कैरेक्टर। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, पॉसिबल जीनोटिपिक रेशियो हमारा आ गया। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट वर क्रॉस्ड विथ अ डॉर्फ प्लांट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डॉर्फ प्लांट इन द प्रोजेनी। हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट की क्रॉसिंग किससे कराई है, डॉर्फ प्लांट के साथ कराया गया है। और हमें पॉसिबल प्रोजेनी का रेशियो किसका बताना है, डॉर्फ प्लांट का जो है पॉसिबल रेशियो बताना है। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट के लिए क्या लेंगे, हेटेरोजाइगस का क्या मतलब होता है, डिफरेंट एलील्स। जब एलील्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसी कंडीशन हो गई, हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉसिंग किससे कराना है, डॉर्फ प्लांट के साथ। तो डॉर्फ के लिए क्या लेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, देन नेक्स्ट इज स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसमें रेशियो किसका बताना था, डॉर्फ प्लांट का बताना था। अगर यहाँ पे टॉल प्लांट का पूछा गया था तो भी 50% आता है, बट यहाँ पे डॉर्फ प्लांट का रेशियो बताना है। तो डॉर्फ प्लांट का रेशियो कितना आएगा, 50%। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया, 50%, 25%, 75% और 100%। तो यहाँ पे डॉर्फ प्लांट का रेशियो कितना आ रहा है, 50%। सो द करेक्ट आंसर इज ए। और यहाँ पे अगर टॉल प्लांट का पूछा गया, तो जैसे यहाँ पे डॉर्फ प्लांट लिखा है, यहाँ पे टॉल प्लांट लिखा गया होता तो भी क्या होता, 50%, और डॉर्फ प्लांट का भी क्या है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कलर ब्लाइंड मैन, एक कलर ब्लाइंड मैन है, मतलब उसको कलर ब्लाइंड डिजीज हुई है, मैरी अ नॉर्मल लेडी, उसने शादी किससे की है, नॉर्मल लेडी से, whose father was color blind, if it produced a 2 son 2 daughter, how many of them would be a suffer। इसमें है कि एक कलर ब्लाइंड मैन ने शादी किससे की है, नॉर्मल लेडी से की है, बट उस लेडी के फादर कैसे, कलर ब्लाइंड है। जब किसी भी गर्ल्स के फादर मीन्स किसी भी फीमेल के फादर कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड, मीन्स उनको कोई भी डिजीज होगी तो वो फीमेल क्या होगी, उस डिजीज के लिए कैरियर होगी। तो यहाँ पे उस फीमेल को कोई डिजीज तो नहीं रहेगी, नॉर्मल रहेंगे, बट वो डिजीज क्या करेगी, कैरी करेगी और उसको कैरी करके अपने प्रोजेनी में ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पे उसको डिजीज तो नहीं है, बट उस डिजीज के लिए वो क्या होगी, कैरियर की तरह वर्क करेगी। तो यहाँ पे मैन तो नॉर्मल था, तो लेडी क्या हो गई, क्योंकि उसके फादर जो है कलर ब्लाइंड थे, तो उस डिजीज के लिए वो क्या हो गई, कैरियर हो गई। नेक्स्ट, अब उसने 2 सन प्रोड्यूस किए, 2 डॉटर प्रोड्यूस किए हैं। हमें बताना उसमें से 2 सन और 2 डॉटर में से कितने बच्चे जो है कलर ब्लाइंड के लिए, डिजीज के लिए सफर होंगे। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड मैन के लिए हम क्या लेंगे, XY इनका क्रोमोसोम होता है, तो X के ऊपर क्या होगा, C होगा, मीन्स जो डिफेक्टिव जीन होता है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, वाई के ऊपर कोई भी डिफेक्टिव जीन नहीं प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक एक्स है तो एक ही एक्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज, अब जो वो फीमेल है वो क्या है, उस डिजीज के लिए वो कैरियर है, उसको डिजीज नहीं है। देखो अगर कैरियर रहेगी तो हम एक ही जीन डिफेक्टेड होगा, बट
अगर उसको वो डिजीज रहेगी, मीन्स अगर यहाँ पे वो फीमेल उसको कलर ब्लाइंड डिजीज होती तो उसके दोनों जीन क्या होगी, डिफेक्टिव होती। बट यहाँ पे वो उस डिजीज को बस कैरी कर रही है, अपनी प्रोजेनी में लेके जा रही, उसको वो डिजीज नहीं है, तो यहाँ पे उसका एक जीन डिफेक्ट होगा। बस हमें एक बात यही याद रखना है कि अगर फादर को कोई भी डिजीज है, मीन्स जो फीमेल है उसके फादर को कोई डिजीज है, तो वो उस डिजीज को क्या करेगी, कैरी करेगी। और अगर कैरियर है तो एक जीन डिफेक्टेड होगा, और अगर कलर ब्लाइंड है या हीमोफिलिक है तो दोनों जीन क्या होगा, डिफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे लेडी फीमेल क्या है, कैरियर है। अब इन दोनों की हमें वही पुनेट स्क्वायर बना के सिंपल क्रॉसिंग करनी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स एक्स सी, नेक्स्ट इज एक्स सी एक्स वाई, एक्स एक्स सी, नेक्स्ट इज एक्स वाई, एक्स सी एक्स सी, एक्स सी एंड वाई। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक जो डॉटर हुई है वो क्या है, कैरियर है। एक डॉटर क्या है, कैरियर है, और एक सन क्या है, ये नॉर्मल है। सन क्या है, एक डॉटर कैरियर है और एक सन क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो एक डॉटर क्या है, ये कलर ब्लाइंड है, और एक सन क्या है, ये भी कलर ब्लाइंड। यहाँ पे वो कैरियर है, मीन्स उसको कोई डिजीज नहीं, बस वो डिजीज कैरी कर रही। तो यहाँ पे एक सन और एक डॉटर क्या है, इफेक्टेड है, बाकी एक सन और एक डॉटर क्या है, वो नॉर्मल है। तो चलो देखते हो ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ सन। यहाँ पे दोनों सन जो है डिजीज नहीं उनको, एक को है एक को नहीं है। बोथ डॉटर नहीं, एक डॉटर नॉर्मल है, एक डॉटर को डिजीज है। नेक्स्ट इज वन सन एंड वन डॉटर, हमें आंसर मिल गया। यहाँ पे एक सन को डिजीज है, मीन्स एक सन जो है वो कलर ब्लाइंड है, और एक डॉटर भी क्या है, कलर ब्लाइंड है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज वन सन एंड वन डॉटर इज कलर ब्लाइंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज, हमें डीएनए रिप्लिकेशन का मेन एंजाइम बताना है जो डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। अब डीएनए का रिप्लिकेशन क्या होता है, जब डीएनए आपस में रिप्लिकेट करता है। जब तक डीएनए के अंदर रिप्लिकेशन नहीं होगा तब तक जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन भी नहीं होगा पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में। तो रिप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए जब आपस में डिवाइड करता है, रिप्लिकेट करता है, उसे क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। तो इस डीएनए रिप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, हमें उस एंजाइम का नाम बताना। पहला ऑप्शन है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दूसरा ऑप्शन है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा ऑप्शन है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, चौथा ऑप्शन है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। The main enzyme which help in DNA replication is DNA dependent and DNA polymerase. सबसे मेन एंजाइम जो डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करता है वो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is the system of classification proposed by Bentham and Hooker is, कौन से मीन्स किस टाइप ऑफ सिस्टम को जो है प्रपोज किया था, किसने प्रपोज किया था, बेंथम ने किया था और हुकर ने किया था। पहला ऑप्शन दिया आर्टिफिशियल, दूसरा ऑप्शन है नेचुरल, तीसरा है फाइलोजेनेटिक, चौथा है न्यूमेरिकल। बेंथम और हुकर ने जो प्रपोज किया था क्लासिफिकेशन, और उस क्लासिफिकेशन का नाम क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटेकर इज फेमस फॉर, आर.एच. विटेकर जो साइंटिस्ट थे वो किस लॉ के लिए ऐसी कौन सी चीज बता दिए थे जिसके लिए वो बहुत फेमस थे। पहला ऑप्शन है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। दूसरा ऑप्शन है क्या उन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, या फिर उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, या फिर उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। विटेकर किस लिए फेमस है, क्योंकि उन्होंने टोटल पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, पहला ऐसा जो पहला प्लांट क्लासिफिकेशन था, जैसे ट्री हो गया, हर्ब्स हो गया, सब्स हो गया, इसके बारे में किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था। सबसे पहला ऑप्शन दिया लिनियस, दूसरा है जॉन रे, तीसरा है एरिस्टोटल, चौथा है डार्विन। फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, किसने दिया था, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने तो बताया था कि उन्होंने प्लांट को जो है क्लासीफाई किया था, किसके बेस पे क्लासीफाई किया, बोला कुछ प्लांट जैसे ट्री के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सर्ब्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। और उन्होंने एनिमल के बारे में क्या बताया था,
एनिमल के बारे में बताया था कि कुछ एनिमल के पास आरबीसी प्रेजेंट होते हैं उनके ब्लड में, कुछ एनिमल के पास आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता उनके ब्लड में। तो बट यहाँ पे एनिमल का नहीं पूछा, यहाँ पे प्लांट पूछा गया। तो फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विटेकर किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। जो विटेकर ने प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में बताया था, तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कौन कौन सी चीजें बिलोंग करेगी या प्रोटिस्टा किंगडम किससे बिलोंग करेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोकैरियोट्स। क्या प्रोटिस्टा किंगडम में प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आएंगे, या फिर उसके अंदर यूनिसेलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म बिलोंग करेंगे, या फिर स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ आएगा, या फिर मल्टीसेलर यूकैरियोट्स। जितने भी यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलर का मतलब जो सेल्स जो है एक सेल से मिलकर बनी हुई है। यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है सिंगल। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर प्रिपेयर हुआ रहता, मीन्स बना हुआ रहता, उसको बनाया जाता, उसे कहते हैं यूनिसेलर। तो जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होंगे और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे? प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। किसने बताया था? आर.एच. विटेकर ने बताया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रोटिस्टा किंगडम जिसके बारे में विटेकर ने बताया था वो टोटली किस पे बेस्ड होता है? तो किस पे बेस्ड होता है? जितने भी यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसके अंदर इंक्लूडेड होंगे? प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूडेड। अब ये यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू सेल्स या मॉडर्न सेल्स। जो अब मॉडर्न ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, और जितने भी प्रिमिटिव हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया और बहुत सारी वो सब किसके अंदर आती हैं? वो सब जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर आती हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक और यूनिसेलर और यूकैरियोट्स और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब किसके अंदर इंक्लूडेड होंगे? प्रोटिस्टा के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेटेरोसिस्ट इज अ स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विथ। हेटेरोसिस्ट एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, किसमें हेल्प करता है? हेटेरोसिस्ट एक स्पेशल सेल होती है। क्या होती है? स्पेशल सेल, जो कि किसमें हेल्प करती है? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। जहाँ पे यू बैक्टीरिया के बारे में लिखा गया वहीं पे लिखा गया है कि हेटेरोसिस्ट इज अ स्पेशल सेल विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेटेरोसिस्ट एक प्रकार की स्पेशल सेल होती है जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या किया दिया। रिप्रोडक्शन दिया है, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पिरेशन, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फोर्थ इज लोकोमोशन। तो हेटेरोसिस्ट किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Next question is the organism participating most actively in nitrogen cycle in nature are। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता हो? फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज लेग्यूम्स, थर्ड इज पैरासिटिक एल्गी एंड फोर्थ इज फंगी। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन साइकिल के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तभी इस पूरे इन्वायरमेंट से कोई भी मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो रिसाइकल होते रहते हैं। क्यों रिसाइकल होते हैं? क्योंकि इस इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं जो उस सब्सटेंस की रिसाइकलिंग में उसकी हेल्प करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज किस तरीके से पूछे जाते हैं वो सब अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे क्वेश्चन हमें तैयार होंगे और उतना ही ज़्यादा हमारा पेपर भी जाएगा। तो इस तरीके से हम आने वाले लेक्चर में और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं उनके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।